और दोस्तों, टेस्ट बुक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सेल टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है कि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, यहाँ से एक या दो सवाल देखने को जरूर मिल जाते हैं। अगर आप पूरी वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो मेरा वादा है कि आप सारे सवाल सही करके आएंगे, क्योंकि इसमें ट्रिक, लॉजिक सब कुछ एक साथ दिया गया है। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेल किसे कहते हैं। तो जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका या सेल कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जिस तरीके से एक मकान छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से कोई भी जीव लाइक ह्यूमन छोटी छोटी सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। असल में बहुत सारी सेल मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। यहाँ एक बात समझने वाली है कि कोशिका को कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि हमारे शरीर में फंक्शन करती है या कार्य करती है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु इन्होंने मृत या डेड सेल की खोज की थी। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। हालांकि पहली बार जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वान लुवेनहॉक ने की थी। इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था, इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरिया भी एंटोनी वान लुवेनहॉक को कहा जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। डेट इंपॉर्टेंट है 1665 में, और फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, एक बार हम चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। कोशिका का अर्थ जीवन की इकाई, आधारभूत इकाई। सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक, समय 1665, और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। प्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लुवेनहॉक, समय 1674। एक बार देख लेते हैं कि कोशिका असल में दिखती कैसे है। तो यह कोशिका का इमेज है। इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। जैसे देखिए, ये इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यह गोल्जी बॉडी है। यह है आपका अंतःप्रदव जालिका, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। यह केंद्रक है। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है, हम सबके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। देख लेते हैं कि हमने जो अभी पढ़ा है उसे हम किस तरीके से याद रख पाएंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि भैया 1665 हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। यह डेट इंपॉर्टेंट है और रॉबर्ट हुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम डेट याद करते हैं सबसे पहले। तो देखो, मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक बचपन से ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे और किसी से मतलब नहीं रखते थे, घर में अकेले रहते थे। तो हम बोल सकते हैं कि 16 की उम्र में उनके पैंच ढीले हो गए। 16 की उम्र में रॉबर्ट हुक के पैंच ढीले हो गए। तो 16 से 16, 5 से 65, तो 1665। ठीक है, अब हम इस किस तरीके से याद करेंगे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो देखिए, जिस तरीके से हुक में मछली फंसती है, उसी तरीके से जेल या सेल में रोवर फंस गया। तो जेल को हम सेल से जोड़ रहे हैं और रोबर को हम रोबर माने चोर होता है। इंग्लिश में रोबर को क्या होता है? चोर होता है। ठीक है, तो रॉबर्ट फंस गया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जिस तरीके से हुक में मछली फंसती है, उसी तरीके से जेल यानी सेल में कौन फंस गया? रोबर यानी रॉबर्ट फंस गया। तो हम इन चीज़ों से, इस स्टोरी से हम याद कर सकते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल यानी सेल की खोज की थी, जिसे हम जेल से रिलेट कर रहे हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिंदा लाइव कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो थे एंटोनी वान लुवेनहॉक। तो देखो, साबुन से तालाब में नहाए, दांतों में जिंदा कोशिका पाया। तो देखो, एंटोनी वान लुवेनहॉक क्या कर रहे हैं? तालाब में नहा रहे हैं। किससे? लाइफ बॉय से। एंटोनी वान लुवेनहॉक, इनके नाम में देखो, लुवेनहॉक, लुवन लाइफ, लाइफ लाइफ, तो लाइफ बॉय यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। और उन्होंने इस दौरान क्या कर लिया? एक जीवित कोशिका की खोज कर ली। पढ़ने का तरीका बिल्कुल यही है कि पहले हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ट्रिक से समझेंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि सारी चीज़ें आप क्लास में ही कंप्लीट कर लें। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप बताइए। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आपने सोच लिया होगा, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? तो बिल्कुल आप भी बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे कि 1665 में इसको खोजा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक
है ना। हुक में क्या है, मछली फंसती है, तो जेल यानी सेल में कौन फंस गया, रॉबर्ट फंस गया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक यानी लाइफ बॉय। ल्यूवेनहॉक को किससे रिलेट कर सकते हैं, लाइफ बॉय से रिलेट कर सकते हैं। रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद खोजों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, और यहाँ से हर बार सवाल बनता है। सिद्धांत क्या था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है, और प्रत्येक कोशिका स्वाधीन यानी स्वतंत्र इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर एक कार्य करती हैं जिससे एक जीव बनता है। ठीक है, और कोशिका की उत्पत्ति में सबसे इम्पोर्टेंट कौन रोल निभाता है, तो वो है केंद्रक। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी जीवित है तो उसका मतलब तय है कि वो कोशिका से बना है, इस चीज़ की गारंटी है। और प्रत्येक जीव या तो वो एक कोशिका से मिलकर बना होगा यानी, या फिर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। दूसरी बात यह भी तय है, और प्रत्येक कोशिका अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती है, यानी वो अपने हिसाब से काम करती है, दूसरी कोशिका पर निर्भर नहीं होती। लेकिन बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर कोई एक निश्चित कार्य कर सकती हैं, इससे यह पता चलता है। और इन सब कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो केंद्रक होता है। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था विर्चो। विर्चो ने भी एक सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कोशिका है तो उसका कहीं ना कहीं जन्म अपनी पुरानी कोशिका से हुआ होगा, यानी प्रत्येक कोशिका जो बनती है वो कोशिका से ही बनती है। ठीक है, इससे है पता चलता है। तो यहाँ पर आपको 3 नाम याद रखने हैं, एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वान। तो स्लाइडेन स्वान आप याद रख सकते हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। बाकी जो विर्चो साहब आए थे उन्होंने एक बात कही थी कि प्रत्येक कोशिका से मिलकर ही दूसरी कोशिका बनती है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि कोशिका सिद्धांत देने वाले हैं महान, उनका नाम है स्लीडन और स्वान। ठीक है, और इसके बाद जो विर्चो साहब थे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि एक कोशिका से बनी है दूसरी कोशिका, तो यह विर्चो ने दिया है ज्ञान। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर 3 नाम याद करने हैं, स्लीडन, स्वान जिन्होंने दिया कोशिका का सिद्धांत। बाकी विर्चो साहब ने इस कोशिका सिद्धांत को पूरा कर दिया, मतलब उन्होंने ये वाली बात कह दी कि एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका बनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था, क्या रॉबर्ट हुक थे, गलत, रॉबर्ट हुक नहीं थे, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। क्या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, गलत, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। क्या रूडोल्फ विर्चो थे, नहीं, क्योंकि रूडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को पूरा किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वान। अगला सवाल लेते हैं, कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है, तो इसका सही जवाब है एक कोशिका से होती है। कोई भी नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होती है। अगला सवाल लेते हैं, स्वाधीन इकाई का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो बहुत आसान है, कोशिका की उत्पत्ति पर आधारित है। कोशिका की उत्पत्ति में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केंद्रक। आई होप सारे सवाल आपसे बन रहे होंगे, क्योंकि आप हम चीज़ों को कई लेयर में पढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली आप एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब कई लेयर में पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में घुसती हैं। कोशिका के छोटे बड़े से लेकर कुछ सवाल बन जाते हैं जिनको एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा, है ना, यह सबसे छोटी कोशिका है। एक्चुअली यह बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। चीज़ों को समझना है कि देखो, पूरी विश्व में सबसे छोटी कोशिका अगर होगी तो वो माइकोप्लाज्मा होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा। पूरे विश्व में बात कर रहे हैं हम, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम पार्टिकुलर किसी मानव की बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु। ठीक है, और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट में दें। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, तो देखो, जिस तरीके से शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, तो उसका भैया जब पक्षी बड़ा है तो उसका
कोशिका भी बड़ा होगा। भाई शुतुरमुर्ग बड़ा तो उसकी कोशिका भी बड़ी, ठीक है। इसके अलावा एक लॉजिक और होता है कि शुतुरमुर्ग का जो नाम होता है ऑस्ट्रिच बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच, और वो किससे शुरू होता है, ओ से। तो दुनिया में जिनके भी नाम ओ से शुरू होते हैं लगभग 90% उनकी कोशिकाएँ भी बड़ी होती है। जैसे ऑस्ट्रिच है ना, उसका अंडा बड़ा होगा भैया। ओहम, ये भी बहुत बड़ा पक्षी होता है। तो इनमें क्या है, बड़ी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो इससे याद कर सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका कैसे याद रखेंगे, तो देखो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तो माइको में देखो नाम में छुपा हुआ माइक्रो प्लाज्मा, तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है माइक्रो माने छोटा होता है। तो इस तरीके से बहुत आसान है, माइक्रो माने छोटा और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी और छोटी कोशिका किस तरीके से याद कर पाएंगे, तो देखो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, ओवम। तो पहला तो मैंने आपको बताया था कि जिनके भी नाम ओ से शुरू होते हैं, जिनके भी नाम ओ से शुरू होते हैं वो बड़ी होती हैं। तो देखो वैसे विश्व में तो देखो ऑस्ट्रिच भाई ओ से शुरू होता है वो बड़ा हो गया विश्व में, लेकिन ह्यूमन बॉडी में जो ओवम होता है, ओवम सबसे बड़ी सेल्स होती है। तो इसको याद कर सकते हैं। बाकी देखो इसके अलावा दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि देखो ओवम की संख्या 2 होती है। महिलाओं में ओवम कितने होते हैं, 2 अंडाणु होते हैं। यह संख्या में कम होते हैं इसलिए इनका साइज बड़ा होता है। बाकी देखो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, स्पर्म होती है, स्पर्म होता है, मानव का स्पर्म होता है। तो देखो स्पर्म में एस आता है, स्मॉल में भी एस आता है। तो ऐसे स्पर्म और ऐसे स्मॉल इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बाकी देखो यह इनकी संख्या करोड़ों में होती है, करोड़ों में हो तो छोटे हैं। भाई जो चीज़ छोटे छोटे होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती कि नहीं होती है। देखो सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हाथी, तो हाथी की संख्या कम मिलेगी। अभी आप एक घर में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया देख लोगे, क्यों, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है तो ये छोटे हैं। जो जितने ज़्यादा संख्या में होते हैं उनका साइज उतना ही छोटा होता है। तो इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। सबसे लंबी कोशिका कैसे याद कर सकते हैं, तो मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन में इलेक्ट्रॉन भाई प्रभावित होते हैं। सभी को पता है कि मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। उसी तरीके से बिजली के तारों में, बिजली के जो लंबे लंबे तार होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन प्रभावित होती है। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि मस्तिष्क में न्यूरॉन में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं, उसी तरीके से बिजली के लंबे लंबे तारों में भी इलेक्ट्रॉन प्रभावित होती है। और वैसे भी आपने देखा होगा न्यूरॉन क्या है, लंबी लंबी इसका आकार होता है, लंबा टाइप का आकार होता है। इसीलिए हम याद कर सकते हैं कि सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स हो जाएगा। है विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, क्या तंत्रिका कोशिका है, नहीं भैया ये तो लंबी कोशिका है, तो ये गलत हो जाएगा। और अपना शुक्राणु है क्या, विश्व में नहीं है, ये मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है भैया शुक्राणु, ऐसे स्मॉल। अंडाणु देखो बड़ा है, ओवम। माइकोप्लाज्मा यह इसका सही जवाब हो जाएगा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो देखो मानव अंडाणु। तो देखो मानव अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्या तंत्रिका कोशिका, तो ये भी गलत है क्योंकि यह लंबी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा यह छोटी कोशिका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी शुक्राणु हो जाएगी। एस से शुक्राणु स्पर्म और एस से स्मॉल। और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है भैया, 2-2 करोड़ होती है स्पर्म की, तो इनकी संख्या ज़्यादा है तो ये छोटे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोशिका की सबसे पहले संरचना को समझेंगे, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले देखो उसमें केंद्रक पाया जाता है, फिर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, राइबोसोम, अंतःप्रदो जालिका, कोशिका द्रव, तारकाय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाय। इनके नाम आपको इंग्लिश में अभी याद करने हैं। जैसे गोल्जिकाय को गोल्जी बॉडी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, लाइसोसोम को लाइसोसोम ही बोलते हैं, लेकिन तारकाय को सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पेपर में वो ज़रूरी नहीं है कि तारकाय दे, वो सेंट्रोसोम भी दे सकता है। और कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अंतःप्रदोजालिका को एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम भी बोलते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे सेल में जो कोशिकांग होते हैं वो किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो देखो मान लीजिए पूरा सेल है, ये क्या है, पूरा सेल। और सेल में देखो सबसे पहले होता है क्या, केंद्रक होता है, ठीक है। और उसके बगल, उसके साइड में क्या होती है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रदोजालिका होती है। फिर देखो ये लाइसोसोम देख पा रहे होंगे, है ना। और ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे होंगे आप। और ये आपका ये तारकाय है बेलन की तरह। तो ये बहुत सारे अंग हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं जिन्हें के बारे में हमें पता होना ही चाहिए। सेल में सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक है, इसको हम केंद्रक बोल देंगे।
और इसके साइड में कौन क्या होता है, अंतःप्रदो जालिका लगी रहती है। बेसिकली अंतःप्रदो जालिका क्या करती है, एक सहारा देने का काम करती है। जैसे हमारे शरीर में जो कंकाल होता है वो हमारी बॉडी को, है ना, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, एक बल प्रदान करता है, एक जिस तरीके से पिलर होते हैं ना, उसी तरीके से अंतःप्रदो जालिका हमारे सेल्स में क्या करती है, पिलर का काम करती है। फिर क्या होते हैं, ये मान लीजिए लाइसोसोम है गोलाकार का, और फिर इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर ये तारकाय होता है, ठीक है। तो और बगल में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली मान लेते हैं। और ज़्यादा सपोर्ट देना है, जैसे पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें किस पार्ट का क्या नाम है, तो देखिए ये तो देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, केंद्रक दिख रहा है, इसका नाम क्या है, केंद्रक है। और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये है गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी दिख रहे होंगे। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये देख पा रहे हैं, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम है। ये आपको बेलन की आकृति दिख रही है, ये क्या है, तारकाय है। और ये क्या है आपका, अंतःप्रदो जालिका। ये स्ट्रक्चर प्रदान कर रही है, मतलब सहारा प्रदान कर रही है पूरी सेल्स को। तो इनके हम काम देखेंगे एक एक करके, और किसने किसको खोजा है, उनका क्या काम है, हम बहुत ट्रिक के साथ समझेंगे, ठीक है। तो अभी केवल आपको इतना ही पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनके नाम पता होने चाहिए। चलिए कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम केंद्रक था। उस व्यक्ति का क्या नाम था, केंद्रक था। उसको है ना कैमरे से बहुत ज़्यादा प्यार था। और एक बार वो ब्रह्मांड में गया और उसने देखा कि एक गोला बहुत खाली खाली है। उसने सोचा चलो भैया यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, बस्ती बसा लेते हैं। तो बस्ती उसने बसा ली। उसने अपने आप को वहाँ पर अपना बॉस घोषित कर लिया केंद्रक ने, कि भैया वहाँ के बॉस कौन है, केंद्रक हैं। अच्छा, जब उसने बस्ती बसा ली तो उसे लगा कि भैया यहाँ पर लोग कब रहेंगे, जब इसमें प्रॉपर तरीके से सुरक्षा रहेगी चारों तरफ। तो उसने भैया अपने दोस्तों को बुलाना शुरू किया। तो सबसे पहले उसने बुलाया किसे, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति भाई क्या था, चारों तरफ से वो बैठ गया। चारों तरफ से उसने क्या है, पक्की पक्की दीवार बना दी, है ना, जिससे आंधी तूफान चले तो नगर को कोई नुकसान ना हो। और फिर उसने क्या किया भैया, आगे और भी दोस्तों को बुलाया। उसके बाद फिर उसने कोशिका झिल्ली को बुलाया। कोशिका झिल्ली भाई साहब आ गए और उससे कहा दिया कि भैया देखो हम तुमको द्वारपाल का काम दे रहे हैं, किसी भी अननोन पर्सन को तुम अंदर नहीं आने दोगे। कोशिका झिल्ली से क्या कहा कि तुम किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दोगे, चाहे कोई भी कैसा भी हो, तुम पहले मेरी परमिशन लोगे। अगर वो व्यक्ति सही होगा तभी आने दोगे। अनावश्यक लोगों को अंदर नहीं आने दोगे, केवल अच्छे अच्छे लोगों को आने दोगे, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली को उसने क्या काम दे दिया, द्वारपाल का काम दे दिया। भैया अब क्या था कि नगर में बिजली नहीं थी, तो उसने एक और दोस्त को बुलाया जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाया गया कि तुम आ जाओ यार, पूरे नगर में बिजली देना है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मचा हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी टीम के साथ पहुंच गए और ये पूरे नगर में क्या दे रहा है, बिजली देने लगा, ठीक है। जब भाई नगर में बिजली आना शुरू हो गया तो अब भाई काम भी होगा। बिजली आने से क्या है, राइबोसोम को पकड़ा गया। तो राइबोसोम ने क्या है भाई, राइबोसोम को काम दिया कि तुम प्रोटीन बनाओ हमारे शहर के लिए, क्योंकि भाई बस्ती लोग रहेंगे, उनको खाने पीने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो राइबोसोम को बिजली मिल रही है। बिजली कौन दे रहा है, वो दे रहा है हमें माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो बिजली मिल रही है उसकी दम से राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। जब प्रोटीन बन जाता है तो उसको पैकिंग करने के लिए एक और कर्मचारी को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है गोल्जी का है। और गोल्जी क्या करता है, राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन बनाया जा रहा है उसकी पैकिंग करता है, ठीक है। तो पैकिंग करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। फिर बाद में भाई उसको जब वो प्रोटीन पैक हो गया तो उसको पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, अब बुलाते हैं भैया अंतःप्रदो जालिका को, ईआर को बुलाया गया, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, जो जगह जगह जाकर उसने क्या है, जाल बिछा ली, सड़कें बिछा ली अपने पूरे नगर में। और जगह जगह जाकर जिसको भी प्रोटीन की आवश्यकता है, जिसको पैक किसने किया था, बताओ किसने पैक किया था, गोल्जी बॉडी ने पैक किया था। तो वो अब क्या कर रहा है, ईआर जगह जगह जाकर उस प्रोटीन को पहुंचा रहा है। पर कुछ लोग खाने को खाते थे शहर में और कुछ फेंक देते थे। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ यार, हम तो इनके लिए इतनी व्यवस्था कर रहे हैं और जो हमारे नगर के लोग हैं वो गंदगी फैला रहे हैं। तो उसने भैया अपने खतरनाक दोस्त को बुलाया, है ना, जिसका नाम था लाइसोसोम भाई खतरनाक दानव किस्म का व्यक्ति। और वो क्या करता है, सफाई वगैरह करता है, कचड़े की सफाई करता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कोई नहीं मानता है तो फिर वो उस व्यक्ति को ख़त्म कर देता है। सिंपल सी बात है कि लाइसोसोम की बात अगर कोई नहीं मानता है तो वो उसी को पचा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने कुल मिलाकर बहुत सारे पार्ट्स के नाम देखे। अब यहाँ पर देखो एक ट्रिक बन रही है, कैमरा गोला नर। इस ट्रिक में क्या है, कैमरा गोला नर। कैमरा गोला नर उस क्या था, कैमरा गोला नर उस गोले का, उस बस्ती का नाम था। कैमरा गोला नर क्या है, उस बस्ती का नाम था। इसमें देखो के से हो जाएगा केंद्रक, मा से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, रा से हो जाएगा राइबोसोम। कैमरा से अपने कितने नाम हो गए, कैमरा से के से केंद्रक, मा से माइटोकॉन्ड्रिया और रा से राइबोसोम। फिर गा से गो से क्या हो जाएगा, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। और ला से क्या हो जाएगा अपना लाइसोसोम, और ना से क्या हो जाएगा अंतःप्रदव जालिका, नर से नेटवर्क ट्रांसपोर्ट करने वाला। तो एक बार मैं ओवरऑल कहानी को फिर से समझाना चाहूँ तो भैया केंद्रक ने एक गोला बसाया जिसका नाम रखा कैमरा गोला नर, उस ग्रह का नाम रखा, उस बस्ती का नाम रखा कैमरा गोला नर। उसने किसे बुलाया, सबसे पहले कोशिका की भित्ति को बुलाया भाई दीवार बनाने के लिए, फिर कोशिका झिल्ली द्वारपाल को बुलाया, फिर उसके बाद उसने क्या किया भैया, बिजली नहीं थी तो माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाया, बिजली नहीं तो किससे बुलाया, देखते हैं, बिजली नहीं थी तो उसने माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया ने बिजली बनाया तो राइबोसोम ने भैया प्रोटीन बनाना शुरू किया, प्रोटीन बन गया तो गोल्जी का ने उसको पैक करना शुरू किया, और जब वो पैक हो गया तो अंतःप्रजालिका यानी ER ने उसको जगह जगह पहुंचाना शुरू किया, और कुछ लोगों ने कचरा फैलाया तो लाइसोसोम ने उसे साफ किया। तो कुल मिला के हमने ओवरव्यू ले लिया पूरे कोशिका सेल्स का कि कौन सा अंग क्या काम करता है, लेकिन हमें इस तरीके से काम नहीं चलेगा, हमने केवल ओवरव्यू लिया है। अब हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। अब हम आते हैं केंद्रक। तो केंद्रक में देखो, केंद्रक जो होता है ना कोशिका के मध्य में पाया जाता है, और यह पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है, और हमारे कोशिका सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह प्रबंधन का काम करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, बॉस है भाई, केंद्रक क्या है, बॉस है, और पूरा काम करता है, इसलिए कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, कन्फ्यूज मत होना। 1665 में रॉबर्ट हुक, ये भैया ये ब्राउन है, और वो कौन थे, हुक, तो हुक ने खोजी थी कोशिका, और इन्होंने क्या खोजा, केंद्रक खोजा, ब्राउन। इसको भी याद करेंगे, परेशान मत होना। इसमें देखो DNA RNA और गुणसूत्र पाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि DNA RNA और गुणसूत्र कहाँ मिलता है, तो हमारे केंद्रक में मिलता है, ठीक है, कोशिका के केंद्र। एक बार चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि कोशिका का सबसे प्रमुख अंग क्या है, केंद्रक है, और ये कहाँ होता है, कोशिका के मध्य होता है। क्या काम करता है, प्रबंधन और नियंत्रण का काम करता है। खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1831 में की थी। इसको क्या उपनाम दिया गया, कोशिका का दिमाग नाम दे दिया गया। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। खोज 1831 में। क्या क्या पाया जाता है इसमें भैया, DNA RNA और गुणसूत्र। प्रोटीन कितना परसेंट होता है, 70 से 80% होता है, DNA 10%, RNA 2 से 3%, लिपिड 3 से 5%। अगर हम देखना चाहें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। एक बार हम चीज़ों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी भैया, इसकी खोज की थी ब्राउन ने, ठीक है। कब खोजा था, 1831 में। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के मध्य में पाया जाता है। अगला इसमें RNA हो गया, DNA हो गया, ठीक है, और अपना लिपिड भी पाया जाता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं ट्रिक क्या है। तो देखो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन यानी ब्राउन माने भूरे अंग्रेज ने केंद्रक खोज कर उस पर कब्जा कर लिया। देखो भैया हम जानते हैं हमारे देश में अंग्रेज़ों का काफ़ी समय तक शासन रहा, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, अंग्रेजी है भी, इसका नाम ही क्या है, अंग्रेज ने, तो इसने क्या कर लिया, केंद्र कोई नहीं, सेंटर दिल्ली को खोजा, सेंटर को खोज कर उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इसे याद कर लोगे तुम भूलोगे नहीं, पक्की गारंटी है। तो आइए अब हम सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, अच्छे से समझने के बाद फिर हम प्रैक्टिस भी करते हैं, जिससे क्या होता है आप क्लास में ही चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, बाद के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है, यहीं पर पढ़ाई, यहीं पर रिवीजन, और सीधा एग्जाम में जाओ। तो देखो केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। नहीं भैया, रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, ठीक है। थियोडर स्वान, भैया स्वान ने तो कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। महान है क्या, स्लीडन और स्वान, महान है स्लीडर और स्वान, तो कोशिका सिद्धांत दिया था थियोडर और स्वान ने। कैमिलो गाल्जी ने गोल्जी बॉडी खोजी थी, उससे बाद में देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन यानी भूरे लोगों ने केंद्र पे कब्जा कर लिया। रॉबर्ट ब्राउन यानी भूरे लोगों ने केंद्र पर कब्जा कर लिया। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं भैया, दिमाग कौन, बॉस जो है, बॉस कौन था, केंद्रक था, आसान है। केंद्रक में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो हमने देखा था कि 70 से 80% क्या पाया जाता है अपना, है ना, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, देखा था। केंद्र की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1831 में की थी, ठीक है। 1831 आप ध्यान कर सकते हैं कि 1831 में की थी।
जालिका, अंतःप्रदोजक जालिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसकी खोज की थी कैथ पॉटर, अल्बर्ट। इनका खोज इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच बताऊं तो। यहाँ पर इतना समझो कि अंतःप्रदोजक जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है चिकनी अंतःप्रदोजक जालिका जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, SER। और ठीक है, दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम जिसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदोजक जालिका। तो देखो ये खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम क्या करते थे, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते थे। तो केंद्र से लगी हुई है ना, केंद्र से लगा हुआ अंग होता है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। यह दो प्रकार का, देखो ये वाला देख रहे हो, ये अपना क्या है, रफ है, और ये क्या है, स्मूथ। और जो अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम है, यह बस कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण करता है, ध्यान करना। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि इस मेंटल काम है, यह कंकाल का काम करता है, यानी ये कोशिका को क्या करता है भैया, एक बेस प्रदान करता है, पिलर का काम करता है, इसीलिए से कोशिकीय कंकाल भी कहते हैं। इस भैया देखो चिकनी जो इस दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम और एक होती है खुरदरी एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। तो इस किसको संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण करता है। ठीक है, और खुरदरी वाली में राइबोसोम होते हैं, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ध्यान करना, प्रोटीन का संश्लेषण एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम नहीं कर रहा, वो राइबोसोम कर रहा है। राइबोसोम तो केवल उसकी सतह पर है, बैठा हुआ है। अगर हम देखना चाहें एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम का रियल में स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो देखो ये अपना केंद्र है भैया, इसको एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम मत समझ लेना, यह केंद्रक है। ये है अपना एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। ये देखो दो प्रकार का, ये इधर स्मूथ है और इधर रफ है। इसमें छोटे छोटे जो दिख रहे हैं एक्चुअली में ये राइबोसोम है। क्लियर है। और ये क्या कर रहा है, पूरी कोशिका को एक पिलर का स्ट्रक्चर प्रदान कर रहा है। तरीके से हमारे शरीर में कंकाल नहीं होगा तो हमारी बॉडी कैसे बेस बनेगा, गिर जाएगी। इसी तरीके से कोशिका को सहारा देने के लिए उसमें अंतःप्रदोजक जालिका पाया जाता है। का ऑप्शन है सी, कैथ पॉटर, अल्बर्ट क्लाइड, अर्नेस्ट फुल्लम। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने क्वेश्चन बना के दे दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं राइबोसोम। आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जिस तरीके से केंद्रक, ध्यान करना, केंद्रक है ना, जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, उसी तरीके से राइबोसोम भी पादप कोशिका जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज की थी जॉर्ज पेलाडे ने, इंपॉर्टेंट है, और यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। ठीक है, छोटा देखो समझ लो कि भैया अंतःप्रदोजक जालिका के ऊपर बैठा हुआ है ना। केंद्रक के ऊपर कौन बैठा हुआ है, अंतःप्रदोजक जालिका। और अंतःप्रदोजक जालिका के ऊपर कौन से वाले पार्ट पे, रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम के ऊपर रहता है। राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है 7S, यह आकार में छोटा होता है। ठीक है, और एक कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है 7S वाला। ठीक है, और 80S वाला क्या होता है, यह विकसित पौधे व जंतुओं में पाया जाता है। एक चीज़ समझना है, कुछ राइबोसोम आपको दो जगह पर मिलेगा, एक तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपके अंतःप्रदोजक जालिका में मिलेगा। तो मैं याद करने के तरीके बताऊं कि जिन जीवों को हम देख नहीं सकते हैं, 7S वहीं पर मिलता है। 80S क्या होता है, जो विकसित पौधे व जंतु होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इसकी उपस्थिति कहाँ होती है राइबोसोम की, पादप जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसकी खोज की थी जॉर्ज ई पेलाडे ने। यह सबसे छोटा अंग है और RNA और प्रोटीन का बना होता है। इसका उपनाम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, काम इसका भैया प्रोटीन का संश्लेषण करना है। यह दो प्रकार का होता है, 7S, ठीक है, और 80S। 7S कहाँ मिलता है, अपने बैक्टीरिया वगैरह में मिलता है, और 80S कहाँ मिलता है, विकसित पौधे व जंतुओं में। सभी से सवाल है कि बताओ यहाँ पर S का मतलब क्या होता है, जो बता देगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, है ना, कोशिका में राइबोसोम को देख लेते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से दिखता है, एक बार हम चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। किसकी खोज किसने की थी भैया, जॉर्ज पेलाडे ने इसकी खोज की थी। और यह RNA प्रोटीन का बना होता है। चलिए अब देखते हैं कि राइबोसोम जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करने की क्या ट्रिक बन सकती है। तो यहाँ पर ट्रिक है, राइबोसोम का जोम भी प्रोटीन को पालता है। देखो राइबोसोम का जोम भी प्रोटीन को पालता है। तो यहाँ पर देखो प्रोटीन, भाई यहाँ प्रोटीन से क्या याद करना है कि प्रोटीन बनाता है। ये तो भाई मेन बात तो यही होगी कि राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। दूसरा पालता से बन जाएगा पेलाडे।
तो इसकी खोज किसने की थी? पैलाडे। केवल 2 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि खोज किसने की थी? पैलाडे। पालता है, प्रोटीन को पालता है, यानी पैलाडे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो राइबोसोम को किसने खोज की थी भैया? तो राइबोसोम है ना, राइबोसोम का जोम भी प्रोटीन को पालता है। ठीक है, प्रोटीन को पालता है यानी पैलाडे। क्लियर। 7S राइबोसोम निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में पाया जाता है। राइबोसोम की मुख्य संरचना किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम है। क्लियर। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में हुई थी। कोलिकर ने इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलिकर ने इसकी खोज की थी है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी फिर भी देख लेते हैं। 1890 में अल्टमैन ने कोशिकाओं में उपस्थिति को बताया और उन्होंने इसका नाम क्या रखा? बायोप्लास्ट रखा। ठीक है, 1898 में बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचना होती है और यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा इनके उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। ध्यान करना कि जितने भी कोशिकांग हैं उनमें ज़्यादातर उनके अंदर भी झिल्ली पाई जाती है, यानी कोशिका में तो झिल्ली पाई जाती है, साथ में जो कोशिकांग हैं उनके अंदर भी लेयर होती है भैया, उनको भी अपनी खुद की रक्षा करनी है। तो सबके अंदर लगभग 90% एकल झिल्ली होती है। लाइसोसोम में एकल झिल्ली, राइबोसोम में एकल झिल्ली, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है और इसके अंदर जो रचनाएं दिख रही हैं इस तरीके से उभार टाइप की, इनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली मुट्ठी नुमा रचना या फिर जिस तरीके से रचना है जिससे कोनुमा रचना को हम क्या बोलते हैं? तो यानी हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या है आप जानते हैं, यह ऊर्जा बनाता है, पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह है क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। और इसमें जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी जो हम खाते हैं, अगर कुछ जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका जो ऑक्सीकरण होता है वो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक बार देख लेते हैं किसकी खोज भैया किसने की थी? कोलिकर ने की थी। ये नाम बहुत कम आता है। ठीक है, कोलिकर ने खोज की थी। इसका जो बायोप्लास्ट नाम 1890 में किसने दिया था? अल्टमैन ने दिया था और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। तो 3 व्यक्ति याद करने, खोजकर्ता कोलिकर हैं, अल्टमैन ने इसका नाम बेंडा रखा और सॉरी, तो हमें 3 नाम याद करने। कोलिकर ने इसको खोजा है, अल्टमैन ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो इनके नाम याद करने जरूर हैं। ठीक है, और बाकी तो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख नहीं रही हैं। उभार को क्रिस्टी बोलते हैं, दोहरी झिल्ली होती है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये रचना दिख रही है आपको, इनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो अब हम याद कैसे करेंगे, कैसे याद कर सकते हैं कि देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की मुट्ठी, क्रिस्टी ऊर्जा की ताकत, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो मुट्ठी है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। कितना आसान है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मुट्ठियाँ हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। मुट्ठी क्रिस्टी, मुट्ठी क्रिस्टी, मुट्ठी क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो मुट्ठी हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और देखो, जब कोई व्यक्ति मुट्ठी बांध लेता है तो भैया वो ताकतवर बन जाता है। क्या बन जाता है? ताकतवर बन जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ताकत देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मुट्ठी बन के क्रिस्टी बन जाता है और ताकत देता है। याद कभी नहीं भूलोगे। बाकी यहाँ से याद कर सकते हैं, ABBM याद कर सकते हैं। देखो, कोलिकर का नाम बहुत कम पूछा जाता है, तो यहाँ पर अल्टमैन का नाम आता है। क्वेश्चन बनता है कि बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो वो अल्टमैन ने दिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? वो बेंडा ने दिया। देखो, ABBM अल्टमैन ने क्या दिया? बायोप्लास्ट, और बेंडा ने क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे याद कर दो, ABBM, ए ने बी और बी ने एम, ए ने बी ने एम। अल्टमैन बायोप्लास्ट और बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी खोज किसने की थी? कोलिकर ने। कोलिकर ने, और अल्टमैन ने बायोप्लास्ट और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया। लो भैया, ख़त्म कहानी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं बनते कि नहीं बनते। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो वही लास्ट वाले भैया थे। देखो, कोलिकर ने खोज की थी,
अल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम दिया और ब्रेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया। तो ब्रेंडा देखो कहाँ है, सी ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण की प्रक्रिया क्या कही जाती है, प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ये होती है अपने कहाँ पर, क्रिस्टी, यहाँ होती है। ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गैस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसाइम या लाइसोसोम, तो इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर डुवे ने, और इसका जो मेन काम है पाचन करता है यह। इसके अंदर क्या है, जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। यदि कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उसे नष्ट कर देता है। सिंपल सी बात है। लाइसोसोम क्या करता है, अगर हमारी कोशिकाओं में भैया सबको काम दिया गया कि तुम इस काम, भाई जो केंद्र है, केंद्र ने क्या है, सबको अपने अपना काम दे रखे हैं, तो जो भी कोशिका अच्छे से काम नहीं करता है, लाइसोसोम उसको नष्ट कर देता है। बोले भैया तुम काहे भार बने हुए पूरी कोशिका पे, हम तुमको काहे भी एनर्जी देंगे, तुम मिटाओ, ख़त्म करते हैं। तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, सफाई करने। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, लगभग इनकी संख्या 24 होती है। 24 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो फट जाती है, जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी वजह से इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग। मतलब अगर भैया काम नहीं करोगे, कोशिका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, तो कहेगा इसको ख़त्म करो, है ना। ज़िंदगी में अगर तुम काम नहीं करोगे, तुम्हें अगर कोई वजूद नहीं है, काम कल चलते रहना चाहिए कंटिन्यू। तो एक बार की पॉइंट देख लेते हैं। खोज की थी क्रिस्टोफर डुवे ने, और इसको उपनाम क्या है, आत्महत्या की थैली। क्यों, क्योंकि यह अपने आप को नष्ट कर लेता है। जब पूरी कोशिका काम करना बंद कर देती है, कहते हैं चलो भैया ख़त्म करो, और ये क्या करता है, बम है भैया, फट जाता है, इसके चक्कर में सब मर जाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। तो अगर हम देखना चाहें तो लाइसोसोम इस तरीके से दिखता है। ठीक है। तो इसकी खोज डे डुवे ने की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और ये क्या है, इसे सुसाइड बैग्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, है ना। बाकी सफाई करने वाला कर्मचारी भी बोल सकते हैं लाइसोसाइम को। अब याद करने की ट्रिक देखो क्या है भैया। तो लाइसोसोम लाशों की सफाई करते करते डूब गया, है ना। लाइसोसोम लाशों की सफाई करते करते डूब गया। देखो, लाइसोसोम लाशों की सफाई मतलब सफाई करता है भैया लाइसोसोम। डूब गया यानी डूबे, यानी इसकी खोज किसने की थी, ले डूबे, है ना। डे डूबे ने की थी, वैसे ले डूबे या डे डूबे बात बराबर है। तो इसकी खोज की थी डे डूबे ने। लाइसोसोम लाशों की सफाई करते करते डूब गया यानी डूबे ने इसकी खोज की थी। सफाई करने का काम करता है। क्वेश्चन पे आते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो रॉबर्ट हुक नहीं हो जाएगा भैया, इसने तो कोशिका खोजा था। क्रिस्टियन डे डूबे सही जवाब हो जाएगा। अल्टमैन कौन थे, अल्टमैन वो व्यक्ति थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से बोला था, बायोप्लास्ट का नाम दिया था अल्टमैन ने। लाइसोसोम का नाम उपनाम क्या है, कोशिका का बिजली घर तो नहीं है, यह किसका नाम है, बिजली घर, ये है भैया माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस। और ये है कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग्स बोलते हैं इसको। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं, तो ये होता है जल अपघटक एंजाइम होते हैं 24 तरीके के। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है भैया, यह क्या करता है, कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है ना। पाचन का काम करता है यानी सफाई करने का काम करता है। चलिए अब लवक पढ़ते हैं। यह पादप कोशिका में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लवक जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता है। और लवक नाम किसने दिया था, हैकेल ने दिया था बस। और यह 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लग गया, कौन सा एक्स्ट्रा लग गया भाई, आवर्णी 2 बार आ गया, तो उसको मिटा देते हैं ग्रीन वाले को। तो देखो आपका आवर्णी लवक, वर्णी लवक और रहित लवक, यह 3 प्रकार के लवक होते हैं। तो जो आवर्णी लवक है यह रंगहीन लवक होता है ना। और यह कहाँ पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है, भोजन का संग्रहण करना। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, यह भोजन संग्रहण करता है। कहाँ, जड़े में तो भोजन संग्रहण होता है। ठीक है। वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन लवक है। क्या करता है, ये बेसिकली रंग प्रदान करता है। और कहाँ पाया जाएगा भैया, रंग कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, पुष्प में मिलेंगे, बीज में मिलेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली फूलों वगैरह में पाया जाता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपिन की वजह से होता है। गाजर में कैरेटिन की वजह से लाल जो गाजर होती है वो नारंगी होती है, कैरेटिन की वजह से होती है। चुकंदर विटामिन की वजह से होता है। ठीक है। और मिर्च का भी ध्यान रखना, मिर्च होता है कैप्सिन, कैप्सिन की वजह से मिर्च लाल होती है। ठीक है, ध्यान करना। बाकी जो यहाँ पर वर्णी लवक है, ठीक है, वर्णी लवक है,
बाकी यहाँ पर हरित लवक के बारे में जानकारी नहीं है। हरित लवक बेसिकली कहाँ पाया जाता है? पत्तों में पाया जाता है। ये हरा रंग प्रदान करता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो एक बार हम चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। खोज किसने की थी? हैकेल ने की थी, और इसका नामकरण भी इसी ने किया था, ठीक है। और वर्गीकरण किसने किया था? सिंपल ने पहली बार इसका वर्गीकरण किया था। तो सबसे पहले देखते हैं हरित लवक। ये क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। रसोई, इसे क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। ये खाना बनाता है बेसिकली सबके लिए। वर्णीय लवक क्या होता है? यह रंग प्रदान करता है। यह कहाँ पाया जाता है? पुष्प वगैरह में पाया जाता है। ये भी याद करना है कि भैया टमाटर लाइकोपीन की वजह से लाल होता है, गाजर कैरोटीन की वजह से नारंगी होती है, चुकंदर विटामिन की वजह से होता है इसका कलर। ये रिपीट हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अवर्णीय लवक कहाँ पाया जाता है ना? ये जड़ों में पाया जाता है। तो एक बार चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। तो जो अपना भैया हरित लवक है, ये पाया जाता है पत्तों में, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण करता है, क्लियर है। और जो अपना वर्णीय लवक है, ये क्या करता है? रंग प्रदान करता है, ठीक है। ये कहाँ पर होगा? पुष्प वगैरह में। अवर्णीय लवक क्या होता है? ये भैया जड़ों में पाया जाता है ना? कहाँ पाया जाता है? जड़ों वगैरह में पाया जाता है। इस तरीके से चीज़ें मोटी मोटी याद कर लेंगे, लेकिन हमें तो भैया याद करना है। तो याद करने की भी ट्रिक अपने पास आ जाओ। क्लोरोप्लास्ट में देखो, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और बहुत अच्छे से सब बच्चों को पता है कि क्लोरोफिल हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। क्लोरो में क्लोरो है, और यहाँ क्लोरोफिल में भी क्लोरो है। ये दोनों लिंक कर सकते हो, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, और ये हरा रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायक। क्रोमोप्लास्ट, तो देखो क्रोमोप्लास्ट यानी क्रो से क्रोमो से क्रोम। क्रोम ब्राउज़र सब जानते हैं भैया, सब लोग क्रोम जानते हैं, सारे कांड वहीं होते हैं। तो क्रोम है ना, क्रोम भी रंगीन है ना भैया। जिस तरीके से यहाँ पर हरा है, यहाँ लाल है, यहाँ पीला है, उसी तरीके से जो क्रोमोप्लास्ट बनने का काम है, रंग देना है। ल्यूकोप्लास्ट, लैक ऑफ कलर। ल्यूकोप्लास्ट में होता है लैक ऑफ कलर से याद कर सकते हैं, यानी रंगहीन होता है, रंग प्रदान नहीं करता है, जड़ों में होता है, भोजन का संचरण करता है। कुछ हैं क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि कैरेट में जो रंग होता है वो कैरेटिन की वजह से होता है। देखो कैरेट को इंग्लिश में, गाजर को इंग्लिश में भैया कैरेट बोलते हैं। तो कैरेटिन बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन होता है, लाल से लाइकोपिन, विटामिन से विटामिन। हल्दी में देखो टर्मिक, इंग्लिश में हल्दी को क्या बोलते हैं? टर्मेरिक बोलते हैं। और इसको इसका जो वर्णक होता है पीला रंग, वो कुकुरमीन की वजह से होता है। तो देखो टर और कर कुकुरमीन टर्मिक। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि टर्मेरिक में जो टर होता है और कुकुर में कर होता है वो समान होता है। तो याद रहेगा आप लोगों को। बाकी एक मिर्च वाला याद करना, कैप्सिन। कैप्सिन किस में पाया जाता है? मिर्च में पाया जाता है वर्णक। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आंसर क्या है कि लवक केवल किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया लवक किस भाग में होती है? तो हरित लवक में होती है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट लैक ऑफ कलर, यानी कलर नहीं पाए जाते हैं। और देखो अपना इसमें है ही नहीं। और बाकी देखो ध्यान करना, जो ग्रेना और स्ट्रोमा है ना बेटा, ये ध्यान करना, ये हरित लवक में पाई जाती है जी आकृति। लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन संग्रहण करना, रंग प्रदान करना, ये सारे काम लवक के होते हैं। 3 प्रकार के जो लवक होते हैं। लवक के किस प्रकार में स्टार्च, वसा और प्रोटीन का संग्रह होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? अपना अवर्णीय लवक, लैक ऑफ कलर, यानी नीचे जड़ों में जो पाया जाता है, जड़ों में जो पाया जाता है यही तो होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो लाइकोपिन की वजह से होता है। चुकंदर में पाया जाने वाला वहाँ ना कौन सा वर्णक है? बीटा लाइन। हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से होता है? बताओ। लाइकोपिन नहीं है, कैरोटीन नहीं है, बीटा लाइन नहीं है, कैरोटीनाइड नहीं है, कोई सा नहीं है भैया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुकुरमीन। इस तरीके से। मिर्च का लाल रंग किसकी वजह से होता है ना? कैप्सिन, है ना, कैप्साइन जो भी है। अब आते हैं गोल्जी काय। तो गोल्जी काय की खोज भैया 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। आपको डेट याद नहीं रखना है, आपको केवल नाम याद करना है, जो कि बहुत आसान है। तो गोल्जी काय क्या करता है? देखो गोल्जी काय पदार्थों के परिवहन यातायात में, है ना, मुख्य रूप से सहायता प्रदान करता है। बेसिकली क्या करता है? पैकिंग का काम करता है।
पदार्थों के परिवहन का मुख्य काम कौन करता है भैया? यही करता है, गोल्जी काय करता है ना। और बेसिकली ये पैकिंग का काम भी करता है। इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए ये जालीनुमा आकृति है। देखो दो प्रकार के काम करता है अपना। ए गोल्जी बॉडी की समान गोली बना के पैकिंग करता है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी सामान की गोली बनाकर पैकिंग करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? सामान की गोली बनाकर पैकिंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज कब किसने की थी? तो इसकी खोज की थी भैया कैमिलो गोल्जी ने। ख़त्म कहानी। कोशिका का जातक प्रबंधक किसे कहते हैं? तो इसे बोलते हैं अपना गोल्जी काय को। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? ये है भैया क्या? कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कराना। रसधानी यह निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है। रसधानी एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस बोलते हैं। तो देखो मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उसके अंदर बीच में छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिनमें क्या होता है? जल भरा रहता है। जैसे आप देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें बड़ी बड़ी रसधानियाँ होती हैं। जीव जंतुओं में भी होती हैं पर वो छोटी होती हैं। जीव जंतुओं में छोटी होती हैं लेकिन पादपों में क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। इसमें बेसिकली जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि भरे होते हैं। कीपॉइंट देख लेते हैं। रसधानी में क्या होता है? द्रव भरा होता है। कौन कौन से? जल, खनिज और कार्बोहाइड्रेट। रसधानी दो प्रकार की होती हैं। बड़ी रसधानी जंतु में पाई जाती हैं, नहीं, बड़ी रसधानी कहाँ पाई जाती हैं? बड़ी रसधानी पाई जाती हैं भैया पादपों में, ठीक है, और छोटी रसधानी पाई जाती हैं जंतुओं में। ध्यान करना, कन्फ्यूज मत होना। इस तरीके से देखो, ये रसधानी है, इसको जिक्तिका बोलते हैं। ये पादप में है और ये जंतुओं में छोटी छोटी। रसधानी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये क्या है? यह निर्जीव रचना होती है। सही बात। अब आते हैं सीलिया और फ्लैजेला भी देख लेते हैं। सीलिया और फ्लैजेला यह महत्वपूर्ण संरचना होती है जो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। केवल आपको इतना ध्यान करना है, ठीक है। अब आते हैं तारकाय। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जिस तरीके से जो लवक होता है, लवक अपने पादप कोशिका में पाया जाता है केवल, उसी तरीके से तारकाय भी केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। ठीक क्या है? तारकाय ने तार खींचकर दो काय बना दिए। तारकाय ने तार खींचकर दो काय बना तारकाय ने तार खींचकर दो काय बना दिए। इसको इस तरीके से याद कर रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये तारकाय भैया और खींच रहा है और दो तार बना रहा है, तो जिससे कोशिका विभाजित हो गई। तो बेसिकली तारकाय का जो काम है, जिसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं, कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देख लेते हैं। देखो जंतु कोशिका बेसिकली क्या होता है? जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होता है? तो देखो अंतर क्या होता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और लवक पाया जाता है, ठीक है, और चौकोर होती है। पादप कोशिका चौकोर होती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और लवक पाया जाता है। वहीं पर है ना, जंतु कोशिका गोल होती है, सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। ये मतलब दोनों में अलग चीज़ है, जबकि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, रसधानी है, तारका है। तो देख सकते हैं, देखो इसमें भी देखो क्या दोनों में कॉमन क्या है? केंद्रक दोनों में कॉमन है, गोल्जी बॉडी दोनों में कॉमन है, और अंतःपतव जालिका भी दोनों में कॉमन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में कॉमन है, लाइसोसोम भी दोनों में कॉमन है। अलग क्या है इसमें जो है ना, इसमें जो अपनी जंतु कोशिका उसमें देखो सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। और बाकी यहाँ पर लवक पाए जाते हैं, लवक इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। इतना कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। निम्नलिखित में कौन सी संरचना केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है? कौन सी संरचना पाई जाती है बताओ? तारकाय पाई जाती है केवल। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है और किससे बनी होती है? ठीक है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य कार्य क्या है और किसकी बनी होती है? तो फिर देखो कोशिका जो भित्ति होती है यह क्या होती है? कोशिका को आकार देती है और वह निर्जीव होती है। क्लियर? केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाला सीलिया और फ्लैजेला का मुख्य कार्य क्या है? तो यह कोशिका की गतिशीलता प्रदान करती है। सिंपल सी बात है।
चित्र के अनुसार पादप कोशिका में पाए जाने वाले लवक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो लवक का काम क्या है? बेसिकली काम क्या है? प्रकाश का संश्लेषण करना, ये लवक का प्राथमिक कार्य है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और यह मेरा पहला प्रयास था, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट रखा, विजुअल्स रखे, ट्रिक रखा और साथ में MCQ भी रखा, ताकि चीज़ों को आप यहीं पर कवर कर लें। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट बुक रिवीजन। और यहाँ पर आपको 10,000 से ज़्यादा PDF मिल जाएंगी और 10,000 से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसी है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और बहुत सारी वीडियो बना पाऊँ।